हेलो एवरीवन, नंदिनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जो प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें साइकेट्री के बारे में चीज़ें जान ली थी कि साइकेट्री का इंट्रोडक्शन क्या, इसकी खोज कैसे हुई, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी और इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। एंड हमने ओवरऑल इसमें मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस के बारे में डिस्कस कर लिया था। तो आज का ये जो टॉपिक रहने वाला है वो है कि मेंटल इलनेस के कॉजेज क्या क्या है, कैसे कोई पर्सन जो है वो मेंटल इल हो जाता है, आखिर क्या कंडीशंस होते हैं, क्या पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट में नॉर्मल होके भी वो आगे जाके मेंटल इल देखने को मिलता है। बिना टाइम को वेस्ट किए बहुत ही शॉर्ट में मैं बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहूँगी इस टॉपिक के अंदर। तो जैसा कि हर दिन मैं बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको डेली आने वाले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे और आप मेरी वीडियो को वॉच कर पाओ। हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया था साइकेट्रिक के अंदर, मतलब हम एक तरीके से कह सकते हैं कोई पर्सन मानसिक रोगी कैसे होता है, क्या क्या कारण है कि मानसिक रोगी बनाता है, सारी चीजें हम पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक के बाद एक सारे पॉइंट्स आएंगे, तो चलिए हम फटाफट से पॉइंट देख लें। जैसा कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं, साइकेट्रिक पेशेंट में मेंटल इलनेस के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। इसे हम 4 टाइप से डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो लिख रहा है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या कॉजेज है ये हम इसके अंदर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सेकेंड कॉजेज जो होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड सोशियो कल्चर फैक्टर। और लास्ट में जो 4th नंबर पे है वो है अदर फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर को हम जेनेटिक फैक्टर भी कहते हैं। तो हम बायोलॉजिकल फैक्टर में बात कर लेते हैं जेनेटिक फैक्टर क्या होता है। कोई ऐसा पर्सन है जिसके पेरेंट्स, मदर एंड फादर दोनों को ही सिजोफ्रेनिया है, ठीक है, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग बनने वाले हैं, उससे जो चाइल्ड बनेगा उसमें क्या होगा, आगे जाके एज के अकॉर्डिंग 40% चांस होंगे कि उसमें सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा। एंड किसी के अगर फादर सिजोफ्रेनिया से अफेक्टेड है, मदर नॉर्मल है, या किसी पर्सन के मदर अफेक्टेड है सिजोफ्रेनिया से और फादर जो है वो नॉर्मल है, तो ऐसे में 10% चांस होता है कि बच्चे में भी सिजोफ्रेनिया का असर देखा जाता है। सिजोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे डिजीज के साथ। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर ही एक और टर्म आता है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर। ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर को हम समझते हैं, इसका हिंदी मतलब होता है संवैधानिक फैक्टर। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जैसे किसी पर्सन की पर्सनालिटी जो है वो बहुत हाइपर एक्टिव पर्सनालिटी है, वो बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव रह रहा है, तो आगे जाके कॉज कर सकता है उसे कि आगे एज के अकॉर्डिंग उसको मेनिया हो सकता है, उसे एक मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है जिसे हम मेनिया बोलते हैं। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत शांत रह रहा है, चुप रह रहा है, इंट्रोवर्ट है, ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता, घुलता मिलता नहीं है, तो हो सकता है कि आगे जाके वो डिप्रेशन का शिकार हो सके, डिप्रेशन जैसे डिसऑर्डर देखने को मिल सके। तो ये जो नेचर के अकॉर्डिंग होने वाली डिजीज है, मतलब जो जैसा नेचर है आगे जाके वो डिजीज में चेंज हो जा रहा है, ऐसे कारण को हम रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर के अंदर। अब हम अपना सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या आता है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हम बोल सकते हैं कि फिजिकल डेप्रीवेशन। फिजिकल डेप्रीवेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके लेग्स, हैंड या मतलब कोई ऐसा बॉडी का पार्ट, लेग या हैंड मोस्टली जो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अगर वो उसने अपना वो ऑर्गन खो दिया किसी एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में या फिर किसी भी ऐसी दुर्घटना में, उसके बाद जो वो सर्वाइव कर रहा है उसमें ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हो कि उसने अपनी लेग गवा दी है किसी एक्सीडेंट में या है उसने गवा दिया है। तो इस रीजन से, यानी कि ऐसे कारण से जो स्ट्रेस डेवलप होता है और उसके वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं फिजिकल डेप्रीवेशन। तो हमारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर में एक फैक्टर और होता है जिसे हम बोलते हैं मैटरनल डेप्रीवेशन। मैटरनल डेप्रीवेशन का मतलब ये होता है कि बेबी जब बोर्न होता है तो उसके जन्म के बाद से ही उसे लाड प्यार चाहिए होता है, उसे माँ का प्यार चाहिए होता है। अगर कोई बच्चा जो है वो माँ के प्यार से वंचित है, उसे माँ का प्यार नहीं मिला, उसे केयर गिवर है जो उसे केयर दे रही है, बट उसके साथ वो कैसा बिहेव कर रही है पता नहीं है, हो सकता है बेबी अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें रख रहा हो, पर वो अपनी माँ से नहीं कह पाता हो क्योंकि माँ के साथ घुला मिला नहीं है, माँ के साथ उसे माँ का प्यार नहीं मिला है। तो ऐसे बच्चे जो ग्रोथ करते हैं, अपना बचपन इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं, वो आगे जाके उनमें मेंटल डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो इस रीजन से जो आगे मेंटल डिसऑर्डर कॉज करता है, उसे उस कॉजेस को, उस रीजन को हम बोलते हैं मैटरनल डेप्रीवेशन। फ्रेंड्स, एक पॉइंट और है पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न। ये पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न जो होता है, इसमें कुछ ऐसे फैमिली को इंक्लूड किया गया है, इसमें ऐसे फैमिली को डिफाइन किया गया है जो फैमिली में जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा बच्चे को मतलब एक तरीके से टॉर्चर करके रखते हैं, उनको सारी चीजें रूल अकॉर्डिंग सिखाते हैं कि आपको इतने बजे उठना है, ये करना है, इतने टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना, आपने नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, एंड आपको टाइम पे होमवर्क करना है। मतलब
उस बच्चे की लाइफ में कुछ मस्ती नहीं है, कुछ इंजॉयमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो एक एडल्ट की तरह अपनी लाइफ साइकिल जी रहा है कि उसे सब कुछ टाइम पे करना है। तो कुछ बच्चों का बिहेवियर भी होता है, हम उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग उनको उनका बचपन जो है वो चलने देते हैं। इस तरीके से बिहेव से हमेशा पेरेंट्स को बचना चाहिए। बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो उनको फ्री रखना चाहिए। वो उनका बचपन है, उनको अपने बचपन में उस तरीके से रहने, जीने, खाने, खेलने का पूरा हक है। तो इतना ज़्यादा पाबंद भी लगाना बच्चे पे ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो मेंटल डिसऑर्डर कॉज़ करता है बच्चों के अंदर या एडल्ट स्टेज में आने के बाद, उसे हम टर्म देते हैं पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न। एंड एक पॉइंट और होता है पैथोजेनिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ये पैथोजेनिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब होता है मेनली जो माँ बाप होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो आपस में बहुत ज्यादा झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, एक दूसरे के लिए एब्यूज यूज करते हैं। तो ऐसे फैमिली में बड़े हुए बच्चे के अंदर जो कि एक मेंटल डेवलपमेंट उनका होता है, ऐसे इन्वायरमेंट में रह के बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है वो क्या करता है, मेंटल इलनेस की ओर उनको बढ़ावा देता है, मेंटल इलनेस की ओर लेके जाता है। तो ये बच्चे में आगे जाके मेंटल डिसऑर्डर कॉज करने का एक कारण हो सकता है। कारण क्या है? फैमिली इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात क्या है, मेनली जब वो माँ बाप जो है उनके बीच अगर अच्छा संबंध नहीं है तो इसका मानसिक तौर पे बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जो कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर के अंदर में इसे कंसिडर किया जाता है। और एक पॉइंट है स्ट्रेस। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना वो तो मेंटल डिसऑर्डर कॉज करता ही करता है। इसीलिए हमें स्ट्रेस लेना नहीं है, हमें स्ट्रेस देना है। अगर हमें मेंटली हेल्दी रहना है, अपने दिमाग को संतुलित रखना है, बैलेंस रखना है, तो हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें स्ट्रेस फ्री माइंड से रहना है, काम करना है, अपना रूटीन फॉलो करना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है स्ट्रेस मेंटल डिसऑर्डर होने का, मेंटल इलनेस कॉज करने का बहुत ही बड़ा फैक्टर है, बहुत ही ज्यादा लोगों में देखा जाने वाला एक कॉजेज होता है। तो फ्रेंड्स हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, जो भी चीजें ऐसी हैं जो स्ट्रेस कॉज करती हैं उससे दूर रहना चाहिए और अपने माइंड को एक हैप्पीनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। फ्रेंड्स एक रीजन और है वॉर एंड वायलेंस। वॉर एंड वायलेंस इस वजह से ये मेंटल इलनेस कॉज करता है क्योंकि कभी भी अगर वॉर एंड वायलेंस में दो पर्सन है, उनको कभी भी हेड इंजरी हो जाए या हेड में बहुत गहरा कोई चोट लग जाए तो वो क्या करता है, वो मेंटल इलनेस कॉज करता है। हो सकता है कि पेशेंट को मेमोरी जो है वो लॉस हो जाए। तो ऐसे जो सारे पॉइंट और सारे रीजन है वो क्या करते हैं, किसी भी नॉर्मल पर्सन को मेंटल इल बनाते हैं, यानी कि उनको मानसिक तौर पे रोगी करते हैं, मानसिक तौर पे बीमार करते हैं। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो अभी तक सारे पॉइंट्स क्या थे, एक तरीके से मेंटल इलनेस को बढ़ावा देते हैं। एंड एक पॉइंट और है जो बोलते हैं इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स। ये इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का नाम से ही मतलब पता चल रहा है कि अगर कोई पर्सन है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बेकार है और वो हमेशा डिप्रेशन में रह रहा है, उसको स्ट्रेस हो रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे कहाँ से आएंगे, मुझे अभी ये करना है, वो करना है, पैसे मेरे जो थे वो चले गए, किसी उसमें इन्वेस्ट हो गए, बहुत ज़्यादा अगर वो सारी चीज़ों को सोच रहा है, स्ट्रेस ले रहा है, फ्रेंड्स ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेंटल इलनेस को कॉज करने का। एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो आपको पता ही है कि लोग अपने आप को बेरोजगार समझते हैं, मतलब बेरोजगार है, उनके पास नौकरी नहीं है। ये सारी जो कंडीशन वो माइंड पे अपने फेस करते हैं, माइंड में स्ट्रेस लेते हैं, वो मेंटल इलनेस कॉज करता है। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट्स जो है वो मेंटल इलनेस कॉज करते हैं। एंड हमारा लास्ट पॉइंट था अदर। अदर में हम किसको इंक्लूड करते हैं? अदर में हम इंक्लूड करते हैं जैसे कोई ऐसा पर्सन जो कि कह सकते हैं एग्जाम फेलियर है, वो एग्जाम देने को गया और एग्जाम में फेल हो गया, या लव फेलियर वाले पर्सन भी हैं जो उनमें ये मेंटल इलनेस कॉज करता है, जैसे प्यार में धोखा मिल गया हो, या बहुत सारे जो एडल्ट, बहुत सारे जो अभी यंग एज में ये सारे डिप्रेशन और स्ट्रेस एंड सुसाइड वाले कंडीशन देखने को मिलते हैं। ये सारे कंडीशन किस वजह से देखने को मिलते हैं? सुसाइड की वजह से देखने को मिलते हैं। और सुसाइड रीजन क्या होता है? डिप्रेशन। तो ये पॉइंट्स थे जो कि हम अदर में इंक्लूड करते हैं। आज के यंग एज में भी हो रहा है और आज के बच्चे भी ऐसे हो रहे हैं जो ऐसे संगति में आ जाते हैं, ड्रग यूज करते हैं, बहुत नशीली दवाओं का उपयोग करना, यूज करना। तो ऐसे सारे चीजें जो है वो एक तरीके से मेंटल हेल्थ को खराब करती है और मेंटल इलनेस कॉज करती है। मैं एक क्लासिफिकेशन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि हमारे जो हमारा मेंटल इलनेस है उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो क्लासिफिकेशन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है साइकोसिस, एक होता है न्यूरोसिस। साइकोसिस जो है उसे हम मेजर इलनेस बोलते हैं और न्यूरोसिस जो होता है उसे हम माइनर इलनेस बोलते हैं। मतलब कि साइकोसिस बहुत ज्यादा डेंजर है पर्सन के लिए, बट न्यूरोसिस माइनर इलनेस है, यानी कि उतना ज्यादा भी डेंजर नहीं है। साइकोसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड फंक्शनल साइकोसिस। अब ये ऑर्गेनिक साइकोसिस में 2 टाइप के मेंटल डिसऑर्डर आते हैं। फर्स्ट है डेलिरियम।
सेकंड है डायमेंशिया। डेलीरियम एंड डेमेंशिया को ऑर्गेनिक साइकोसिस के अंदर इंक्लूड किया जाता है। फंक्शनल साइकोसिस, फंक्शनल साइकोसिस में 2 टाइप के मेंटल डिसऑर्डर आते हैं। पहला हम कंसीडर करते हैं मूड डिसऑर्डर एंड सेकंड लेते हैं सिजोफ्रेनिया को। अब हम आते हैं न्यूरोसिस में। फ्रेंड्स, ये तो बात थी साइकोसिस की, जो कि मेजर इलनेस कॉज करता है, जो कि पर्सन के लिए डेंजर हो सकता है। बट हम बात करें न्यूरोसिस की, तो ये माइनर इलनेस है, बट ये भी मेंटल इलनेस को कॉज कर सकता है। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं: एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, अदर में हम कन्वर्जन डिसऑर्डर को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अब ये मैं बताती हूँ कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफरेंट क्या है। तो आप ये इमेज देख के अच्छे से समझ पाएंगे, तो मैं इमेज के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि साइकोसिस और न्यूरोसिस में क्या डिफरेंट है। फर्स्ट में आप देख पा रहे हो साइकोसिस एंड सेकंड में देख पा रहे हो न्यूरोसिस। तो सबसे पहली अगर कोई चीज है जो इनके बीच डिफरेंस रखती है, तो वो है लॉस ऑफ कॉन्टेक्ट विथ रियलिटी। इस कंडीशन में, जो कि साइकोसिस है, इस कंडीशन में पर्सन रियलिटी के साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता। मतलब जो चीज रियलिटी है उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, किसके अंदर? साइकोसिस के अंदर। तो ऐसे में अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है हेलुसिनेशन। फ्रेंड्स, हेलुसिनेशन क्या है, कितने टाइप के होते हैं और किस तरीके से इसमें पर्सन को अफेक्ट करता है, हेलुसिनेशन क्या है, ये हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे जब हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, मेनली मेंटल इलनेस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। एंड न्यूरोसिस की बात करें तो इसमें पर्सन का रियलिटी के साथ कॉन्टेक्ट रहता है, इसलिए हम न्यूरोसिस को माइनर इलनेस बोलते हैं और साइकोसिस को मेजर इलनेस बोलते हैं। हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो साइकोसिस में डेल्यूजन, हेलुसिनेशन प्रेजेंट रहता है। एंड न्यूरोसिस की बात करें तो इसमें डेल्यूजन एंड हेलुसिनेशन एब्सेंट होता है। और साइकोसिस में देखा जाए तो थिंकिंग डिस्टर्बेंस हो जाती है, मतलब सोचने की, समझने की जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। बट न्यूरोसिस के अंदर नो डिस्टर्बेंस इन थिंकिंग, थिंकिंग में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे साइकोसिस और न्यूरोसिस में मेन डिफरेंट क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल आज हमने जान लिया कि मेंटल इलनेस के कॉजेस क्या क्या है, मेंटल इलनेस कैसे कॉज करता है और हमें किस चीज़ से बचना चाहिए। तो ये जितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको काउंट करवाए हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, मेंटल इलनेस को बढ़ावा देते हैं, हमें मेंटल इल करते हैं। तो हमें अपने दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वही हमारे पूरे बॉडी का इंजन है, वही हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो ये सारे पॉइंट्स को हमें नजर रखना चाहिए कि कौन से सारे पॉइंट है जो मेंटल इल को कॉज करता है, तो हमें किस पॉइंट से दूर रहना है, यानी कि किस चीज़ से हमें अपने आप को बचाना है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी हो सकती है और हम अपने पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी मेंटल इलनेस के कॉजेज को लेके। आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मेंटल इलनेस वाले डिजीज के बारे में, कि कौन कौन से ऐसे डिजीज और डिसऑर्डर होते हैं जो मेंटल इल पेशेंट में देखे जाते हैं। फ्रेंड्स, ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि जब भी आप मेंटल डिसऑर्डर पढ़ोगे, मेंटल इलनेस के और सारी डिजीज पढ़ोगे, तो उसमें ऐसा लगेगा कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है, हाँ, कुछ पर्सन में ऐसा देखा जाता है, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं, तो आप इसे रियलाइज कर पाओगे कि ऐसा होता है। तो बहुत ही जल्द मैं सारे डिजीज के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। आई होप वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग है। अगर आप साइकेट्रिक में इंटरेस्ट लेते हो, अगर आप मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज लेते हो लाइक साइकेट्रिक के अंदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो अपनी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर।